वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग LCR सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है। जब भी LCR सर्किट दिया हो, यानी कि RLC सीरीज में लगे हुए हो अक्रॉस ए वोल्टेज सप्लाई जो कि ऑल्टरनेटिंग हो, तो हमने दो केस पढ़े थे ना, जहां पर XL XC से ज्यादा हो सकता है। पहला केस था व्हेन XL इज ग्रेटर देन XC, ठीक है। और सेकंड केस था जब XC इज ग्रेटर देन XL। दोनों केस में हमने इंपेडेंस निकाला था, दोनों केस में हमने फाई निकालने का तरीका समझा था, है ना। फाई क्या होता है? एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट, ओवरऑल वोल्टेज ऑफ द सर्किट एंड ओवरऑल करंट ऑफ द सर्किट, ठीक है। और अब थर्ड केस हम पढ़ने वाले हैं जहां पर XL XC के बराबर हो जाएगा। ये जो रिएक्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर आ रहा है XC और जो रिएक्टेंस अक्रॉस इंडक्टर आ रहा है XL, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तब रेजोनेंस बनती है। पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है, लेकिन एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। XL और जब XC से बड़ा होगा तब क्या होता था? XL जब बड़ा होता था XC से तो ओवरऑल इंडक्टिव सर्किट हो जाता था, और जो हमारा फाई आ रहा होता था, ठीक है, ये हमारा R है और ये हमारा जो मिल रहा Z मिलता था इंपेडेंस, ठीक है, फाई ये मिलता था हमें। tan फाई क्या होता था? ये tan फाई होगा ना, XL माइनस XC बाई R, tan फाई होता था, ठीक है। और जब XC ग्रेटर देन XL होगा तो R ऐसे रहेगा, इंपेडेंस यहां मिलेगा, और XC लीड करता है, यानी कि ओवरऑल सर्किट कैपेसिटिव हो जाएगा XC माइनस XL, और ये फाई होता था। और यहां पर tan फाई कैसे निकालते थे? ये है XC माइनस XL अपॉन में R, ठीक है। लेकिन जब XL इक्वल टू XC हो गया, ठीक है, तो पहले बाय द वे इन दोनों केसेस में जो इंपेडेंस आ रहा होता था कैसे आ रहा होता था? इसमें आ रहा था इंपेडेंस XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। इसमें इंपेडेंस क्या आ रहा होता था? अंडर रूट ऑफ XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसी को हम लोग इंपेडेंस कहते थे, ठीक है। अब अगर XL इक्वल टू XC है तब क्या होगा? ये देखो, ये टर्म जीरो हो जाएगा। थर्ड वाला केस है, XL इक्वल टू XC है तो ये वाला टर्म जीरो हो गया, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कितनी हो गई? R, ठीक है। तो Z इक्वल टू R हो जाता है इन द केस ऑफ रेजोनेंस। इसी कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। अब पहले कंडीशन कंपेयर करो, R स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा था टर्म, ठीक है, कुछ ऐड हो रहा था, तब हमें Z मिल रहा था, ठीक है, पहले दोनों केसेस में। लेकिन इस केस में तो R के साथ कुछ ऐड हो ही नहीं रहा है, R स्क्वायर के साथ सिंपली Z की वैल्यू R हो रही है, तो यानी इन दोनों के कंपेरिजन में ये तो वैल्यू मिनिमम हुई ना। तो रेजोनेंस में जो इंपेडेंस आता है वो मिनिमम आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने लायक है कि जो इंपेडेंस होगा इन द केस ऑफ रेजोनेंस वो मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू R के रेजिस्टेंस के बराबर होगी, यानी इट बिकम्स लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। यानी कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इनको तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो और एक सर्किट बना सकते हो प्योरली रेजिस्टेंस बना हुआ या प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इसमें सिर्फ एक R लगा हुआ है और एक वोल्टेज सप्लाई लगी हुई है, ठीक है, और कोई करंट फ्लो कर रहा है इसमें अल्टरनेटिंग, ठीक। इस केस में जो Z रहेगा वो मिनिमम रहेगा, और यही कंडीशन रेजोनेंस की होती है, यानी कि एट अ सर्टेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहोगे ओमेगा, तो एक्सएल एक्सी चेंज होते रहेंगे, बिकॉज एक्सएल क्या होता है? ओमेगा एल होता है, एक्सी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। ओमेगा चेंज यानी कि फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहोगे, बिकॉज ओमेगा क्या होगा? 2πf, और फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ ऑसिलेटर की जो भी हमने सप्लाई दे रखी है ऑल्टरनेटिंग, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करते रहे तो ओमेगा वेरी करता रहेगा, हेंस 1 अपॉन ओमेगा सी और ओमेगा एल भी वेरी करते रहेंगे। लेकिन एक सर्टेन ओमेगा पे आने पे क्या होगा? ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, और जब किसी ऐसे ओमेगा पे, किसी ऐसे फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है, उस केस को हम लोग रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, ठीक है। और उसी की बात हम कर रहे हैं, उस समय Z जो होता है इंपेडेंस से मिनिमम हो जाता है और उसकी वैल्यू R आ जाती है रेजिस्टेंस के बराबर, एंड इट बिकम्स लाइक ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। अब उस फ्रीक्वेंसी हम निकालने की कोशिश करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो अगेन फिर से वही बता दे रहा हूं, इस पर्टिकुलर केस में VL विल बिकम इक्वल टू VC, बिकॉज जो हम लोग बनाते हैं यहां पर VR बनाते हैं ना, यहां पर VL बनाते हैं, ये 90 से आगे होता है, और यहां पर VC बनाते हैं जो कि 90 से लैग कर रहा होता है VR से। लेकिन क्योंकि XL इक्वल टू XC हो गया तो VL भी तो VC के बराबर हो गया, ये दोनों कैंसिल कर दिए इक्वल एक दूसरे को, तो सिर्फ VR रह जाता है, ठीक है, वोल्टेज क्रॉस। इसीलिए यहां पर सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप जो होगा रेजिस्टेंस के क्रॉस ही होगा, और इस केस में XL इक्वल टू XC होता है, ठीक है। अब ग्राफ के बारे में समझते हैं। तो पहली चीज तो ये नोटिस करते हैं कि जब हमने XL इक्वल टू XC कहा,
जो कि किसी सर्टेन एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, ठीक है। और अब ये किसी ऐसे, ये जब हुआ है तो किसी पर्टिकुलर ओमेगा पे हुआ है, उसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं हम लोग, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में, ठीक है। तो उसको ओमेगा नॉट से शो करते हैं, ठीक। तो यहां देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1/LC। तो ओमेगा नॉट क्या आ गया? 1/√LC। और ओमेगा नॉट क्या होगा? 2πf0 होगा। ये f0 क्या है? इसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही है, और ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 1/√LC। तो f0 क्या हो गया? 1/2π√LC, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब अगर हम ग्राफ बनाने जाएं तो देखो यहां पर इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, और यहां पर हम लोग रेजिस्टेंस को शो करने वाले हैं, अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस को, आर को, एक्सएल को, एक्सी को। तो क्योंकि आर जो होता है वो तो ओमेगा के साथ वेरी करता नहीं, वो तो कांस्टेंट रहता है। आर जो है वो तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी जैसे भी बढ़ती रहे आर विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को हमने लिया सर्किट में, तो वो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी बदलती रहो उस वोल्टेज सप्लाई की, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं चेंज होने वाला, तो रेजिस्टेंस विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एक्सएल का ग्राफ बनाएं तो एक्सएल क्या होगा? ओमेगा एल के बराबर होगा, और ओमेगा क्या होता है? 2πfl होता है, ठीक है। ओमेगा 2πf होता है, तो ये बन गया 2πfl। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सएल भी बढ़ेगा ना, और लीनियरली बढ़ेगा, बिकॉज ये ओरिजिन से जाने वाला ग्राफ होगा। तो ये हमारा ग्राफ आ गया किसका? एक्सएल का। ये ओरिजिन हो गई हमारी। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के साथ एक्सएल बढ़ती है, पर्टिकुलर स्लोप के साथ, स्लोप हम निकाल सकते हैं, और दैट लाइन विल बी गोइंग थ्रू ओरिजिन एज पर द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से, ठीक है। अब XC इक्वल टू 1/ओमेगा सी ग्राफ देखते हैं। तो देखो XC 1/ओमेगा सी होता है, तो हेंस वी कैन राइट 1/2πfc, ठीक है। ओमेगा क्या हो जाएगा? 2πf। और जो XC है देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कैसा ग्राफ आएगा XC का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा, बिकॉज जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोग इन्फिनिटी करेंगे तो XC 0 हो जाएगा, ठीक। और जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को 0 करेंगे तो XC इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, तो ये ग्राफ आएगा XC का। ये एक्सएल का ग्राफ है और ये वाला आर का ग्राफ है, ठीक है। और जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, एक्सएल और XC, ठीक है, यही फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है, f0, ठीक है। बिकॉज इस पॉइंट पे देखो क्या है, एक्सएल और XC बराबर है, एक्सएल और XC बराबर है, और एक्सएल XC जब बराबर होते हैं तभी तो रेजोनेंस होती है ना, तो उस पर जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं इंपेडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक चीज हमने नोटिस की थी कि जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, यानी कि रेजोनेंस कंडीशन पे जो इंपेडेंस आता है वो आर के बराबर आता है, और वो मिनिमम होता है, ठीक है। तो मान लो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है f0, और इस पे अगर मिनिमम है तो इसका मतलब क्या है? देखो एक चीज और समझो, Z बेसिकली क्या होगा? अगर कोई भी सर्किट है, कैपेसिटिव ओवरऑल या ओवरऑल इंडक्टर भी है, तो हमने मान लो कैपेसिटिव ले लिया, XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे इंपेडेंस को। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/ओमेगा सी, ओमेगा क्या होता है? 2πfc, इसका माइनस में ये देखो XC क्या हो जाएगा? ओमेगा एल, यानी कि 2πfl, इसका होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं पूरे फंक्शन को इंपेडेंस के, है ना। यानी कि जैसे देखो फ्रीक्वेंसी लार्ज कर दोगे, फ्रीक्वेंसी को लार्ज कर दो तो ये वैल्यू 0 को टेंड कर रही है, और ये वैल्यू जो है देखो बहुत लार्ज हो गई, लेकिन जो भी हुई माइनस भी लगा, लेकिन स्क्वायर हो रहा है तो ये वैल्यू और बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई, प्लस R स्क्वायर है ही, तो Z भी लार्ज हो जाएगा, ठीक है। यानी f0 के आगे बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा कर दोगे तो Z भागता चला जाएगा, लार्ज हो जाएगा, और Z f0 पे तो मिनिमम होती है, तो ऐसे ग्राफ आएगा बाहर, आई मीन f0 के बाद। और f0 के पहले मतलब f को जब स्मॉल करोगे, f को जब स्मॉल करेंगे, देखो ये स्मॉल किया हमने तो ये वैल्यू ओवरऑल बढ़ गई, और इसको स्मॉल किया 10 × 0 किया तो क्या हो, ये 0 हो गया। इसको स्मॉल करने पे ये वैल्यू बढ़ गई, तो इसका भी स्क्वायर हो रहा है, ये भी फिर बढ़ गई, R स्क्वायर के साथ ऐड हो गई, तो अगेन Z विल इंक्रीज, अगेन Z विल इंक्रीज इफ यू रिड्यूस f, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ आता है, और ये जो होता है Z मिनिमम होता है हमारा कब? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, जिसकी वैल्यू क्या होती है? रेजिस्टेंस के बराबर ही होती है, R के बराबर ही होती है, ठीक है। इस तरह ग्राफ आता है, इसको और थोड़ा सही से बना दें, ये सिमेट्रिकल होगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा। आगे बढ़ते हैं, अब पावर का ग्राफ बनाते हैं।
लेकिन पावर ग्राफ बनाने से पहले एक बार करंट का ग्राफ समझ लेते हैं। तो अब क्योंकि इंपेडेंस वेरी कर रहा है फ्रीक्वेंसी के साथ, तो करंट भी वेरी करेगा, बिकॉज रेजोनेंस कंडीशन में जेड मिनिमम आ रहा है, आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट पे जेड मिनिमम आ रहा है। तो मान लो एफ नॉट यहाँ पे है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी पे एफ नॉट पे जेड मिनिमम है ओवरऑल सर्किट का, यानी कि क्या करंट मैक्सिमम होना चाहिए उस केस में। तो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, एफ नॉट पे करंट मैक्सिमम हो जाएगा, अपने आई नॉट पीक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो वी नॉट है, आई मीन करंट हम निकालते थे वी नॉट बाई जेड से ना, लेकिन यहां पर जेड तो आर के बराबर है रेजोनेंट कंडीशन में, तो वी नॉट बाई आर हो जाएगा सिंपली, ठीक है, वी नॉट बाई आर। और आगे बढ़ाओगे तो भी घटेगा करंट, बिकॉज तब इंपेडेंस लार्ज ही होगी, बिकॉज देखो यहां पर इंपेडेंस बढ़ रही है इसके बाद भी, तो करंट घटेगा, यहां भी इंपेडेंस बढ़ रही है तो यहां भी करंट घटेगा, ठीक है। दोनों केस में करंट घटा है, लेकिन यहां पे मैक्सिमम रहा एफ नॉट पे, ठीक है। अब पावर ग्राफ बनाते हैं। तो देखो पावर क्या होगा, हम जानते हैं पावर एवरेज जो होता है वो होता है वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है, ये होता है। वी आर एम एस क्या होगा, वी नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस क्या होगा, आई नॉट बाई रूट टू, और कॉस फाई क्या होता है, आर बाई जेड होता है, ठीक है। तो अगर पावर एवरेज को हम निकालने जाएं एज, देखो वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, आई नॉट इंटू आर लिख सकते हैं ना, ठीक है, या फिर आई नॉट इंटू जेड लिख दो। देखो अगर इंपेडेंस है यानी एल सी आर तीनों प्रेजेंट है तब तो इंपेडेंस रहेगा ही, तो जो पीक वैल्यू रहेगी वी नॉट वो रहेगी आई नॉट इंटू जेड, तो मैंने वी नॉट की जगह पे आई नॉट इंटू जेड लिख दिया, ठीक है, साथ में आई नॉट रखा हुआ है, आर बाई जेड है ही, नीचे में ये दोनों रूट टू हो गए, ये जेड से जेड कैंसिल हो गया, क्या आ गया आई नॉट स्क्वायर आर बाई टू, ठीक है। तो अब करंट की पीक वैल्यू है, साथ में रेजिस्टेंस है, नीचे में 2 है, पी एवरेज, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है पावर का, वो ये करंट के, देखो आर कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, लेकिन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जैसा करंट का ग्राफ आया है वैसा ही किसका ग्राफ आएगा, पावर का भी ग्राफ आएगा। तो पावर का अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो उसका ग्राफ भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। पावर मैक्सिमम होगी एफ नॉट पे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ही, ठीक है, जो कि हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आई नॉट रखे, बिकॉज इस फ्रीक्वेंसी पे एफ नॉट पे करंट मैक्सिमम होगा आई नॉट, तो पावर मैक्सिमम निकल सकती है इस पॉइंट पे इस फॉर्मूले से, ठीक है। और बाकी आगे बढ़ने पे पावर घटेगी और पीछे बढ़ने पे भी घटेगी, ठीक है। सो दिस हाउ वी कम टू द एंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन स्टूडेंट्स। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।